हेलो एंड वेलकम टू इट्स एनवायरमेंटल बाय अदिति। आज के इस लेक्चर में हम डबल चैनल जैसे कि वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं, इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कैसे जो सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल है वो वर्क कर रहा था। उसमें हमने देखा था कि सिंपली प्लांट्स होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, उससे जो एनर्जी का फ्लो हो रहा था वो हो रहा था हमारा प्राइमरी जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें हो रहा था, उसके बाद फिर कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके से करके एक सिंगल लीनियर चेन फॉर्म में हमारी एनर्जी फ्लो हो रही थी। यहाँ वाई शेप मॉडल में हम देखेंगे, नाम से ही समझ रहे हैं वाई शेप की है, यानी कि दो आर्म में जाके बट जा रही है। अब ये दो आर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस एनर्जी फ्लो मॉडल में, वो हमें देखना है। ठीक है, तो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो सेम रहेंगे ना, प्लांट्स। उसके बाद ये आर्म क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखेंगे कैसे। ये मॉडल हमें दिखाता है कि कैसे ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन एक इकोसिस्टम में वर्क करते हैं। अब जिनको इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा आइडिया दे दूँ मैं। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, जो प्लांट का कंजम्पशन होता है ना, लिविंग प्लांट्स का कंजम्पशन जो होता है, पहले हर्बीवोर्स करते हैं, फिर हर्बीवोर्स को हमारे वो कार्निवोर्स खाते हैं, इस तरीके से आगे चलती रहती है चेन, जिसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, जहाँ पे प्लांट से शुरू होती है वो चेन। डेट्रिटस फूड चेन वो होती है जो कि डेड एनिमल या फिर डेड मतलब जो भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ से स्टार्ट होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर को हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेड ऑर्गेनिज्म से जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो होती है डेट्रिटस फूड चेन। अब क्या होता है नेचर में, जब हम देखें तो एक ही अगर इकोसिस्टम है तो वहाँ पे दोनों ही चेन यानी कि ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि स्मॉल एनिमल्स जो कि कभी ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट रहे होंगे, ठीक है, डेड बॉडीज़ उनकी, ठीक है, जो कभी ग्रेजिंग फूड चेन का हिस्सा रहे होंगे, वो डेट्रिटस फूड चेन में अपने आप ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही जो फीसेस होते हैं ग्रेजिंग फूड एनिमल्स के, जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है, वो भी हमारा डेट्रिटस फूड चेन में अपने आप एंटर हो जाता है। जब कोई जानवर मरता है या फिर जो एक्सक्रीटरी मैटर वो एक्सक्रीट करता है, वो उस पर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं और वो एक डेट्रिटस फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। अब कौन सी फूड चेन इंपॉर्टेंट रहेगी, ये डिफरेंट इकोसिस्टम में वैरी करता है। जैसे कि कुछ केसेस में ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट या डोमिनेंट रहेगी, और कुछ केसेस में डेट्रिटस फूड चेन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम डोमिनेंस देखें तो क्या होता है, मरीन इकोसिस्टम में हम देखें तो क्या होता है, वहाँ पर वाटर वाले प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, उनका जो बायोमास है ना वो बहुत ही कम होता है। तो जब हर्बीवोर्स जो होते हैं उन प्लांट्स को खाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही मिनिमल एक्सक्रीट होता है। तो ऐसे केस में जो प्राइमरी एनर्जी फ्लो हो रही होती है वो ग्रेजिंग फूड चेन से ही हो रही होती है। वहीं अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, ठीक है, फॉरेस्ट है तो वहाँ पर क्या होगा, जो डेड मास निकलेगा, बायोमास, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, एनिमल्स भी हैं, तो उन सबका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ से फ्लो करेगी, डेट्रिटस फूड चेन से। तो फॉरेस्ट में हमारे डेट्रिटस फूड चेन डोमिनेंट रहती है और मरीन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ओपन वाटर है, अगर जैसे कि कोई लेक है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स है, प्लांट्स वगैरह हैं जो पानी वाले पौधे होते हैं, तो उनको जूप्लैंक्टन्स खाएंगे, तो वहाँ पे हमारी ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेट करती है। वहीं अगर हम लेक के बॉटम पे चले जाएं, जो निचला हिस्सा है, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह हो नहीं रही होती है, वहाँ पे प्लांट्स इतने नहीं होते, तो वहाँ पे क्या होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स मरने के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे डेट्रिटस फीडर्स और डिकम्पोजर जो होते हैं वो उनके ऊपर एक्ट करते हैं और डेट्रिटस फूड चेन वहाँ पे डोमिनेट करती है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो कौन सी फूड चेन डोमिनेट करेगी, ये डिपेंड करता है इकोसिस्टम के ऊपर कि कौन सा इकोसिस्टम है, मरीन है कि फॉरेस्ट है, कैसा है, और फूड सोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में, वो लिविंग प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है,
और वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं प्लांट की पॉपुलेशन पे। जितना वो ज़्यादा खाएंगे प्लांट की पॉपुलेशन उतनी कम होगी, और जितना कम खाएंगे प्लांट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो वो अपने खाने को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब जब जो वो नहीं खाते वो अवेलेबल होता है डिकम्पोजर्स पे। प्लांट जितने वो खा गए वो तो उनके पास चला गया, और जितने प्लांट्स रह गए वो बाद में मरने के बाद हमारी डेट्रिटस फूड चेन में जाके डिकम्पोजर्स को मिलेंगे। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो अपने खाने की सप्लाई, फूड की सप्लाई को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वो डिपेंडेंट होते हैं हमारे हर्बीवोर्स के ऊपर, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि उनको कितनी फूड की अवेलेबिलिटी मिलेगी। वाई शेप मॉडल की बात करें तो उसका एक आर्म जो है, जिस आर्म की हम बात कर रहे थे, वो ग्रेजिंग फूड चेन को दर्शाएगा, और दूसरा आर्म हमारा डेट्रिटस फूड चेन को शो करेगा। ये दोनों आर्म डिफ़र कहाँ करते हैं? दे डिफ़र इन सच अ वे दैट दे कैन इन्फ्लुएंस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, इसी में जैसे हमने यहाँ देखा था कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो अपनी फूड की सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते हैं। तो इन दोनों चेन्स में यही डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है कि मरीन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन मेजर पाथवे होता है एनर्जी फ्लो का, जबकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डेट्रिटस फूड चेन जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ग्रेजर्स जो हैं, ठीक है, जो प्लांट्स खा रहे हैं, उनका कम्युनिटी के ऊपर क्या असर होगा ये डिपेंड करता है दो बातों पे। एक तो क्या कि वो किस दर से यानी रेट से लिविंग प्लांट को रिमूव कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना रिमूव हो रहा है, और कितना वो एनर्जी को एसिमिलेट कर पा रहे हैं, यानी कितना जो एनर्जी जो खाना वो खा रहे हैं वो बायोमास में कन्वर्ट हो रहा है, और कितना वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। कुछ एनर्जी का हिस्सा यूज़ होगा हमारा बॉडी का बायोमास बनाने में उस ऑर्गेनिज्म के, और कुछ एज अ वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि वो ग्रेजर कितना कम्युनिटी को इम्पैक्ट करेगा। अब इंटरकनेक्टेडनेस अगर हम देखें ग्रेजिंग और डेट्रिटस पाथवेज की, तो क्या होता है, डेड एनिमल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, ठीक है। एनिमल्स जो कि ग्रेजिंग फूड चेन का हिस्सा थे वो डेट्रिटस पाथवे में कब आते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा कब कनेक्शन होता है, जब जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे ग्रेजिंग फूड चेन के, वो जब बाहर निकलते हैं तो वो डेट्रिटस फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंस जो होती है दोनों ही पाथ की वो वैरी करती है, इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था, ये इसको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। प्लांट्स यहाँ पर वही हैं, सेम हमारा स्टार्ट वहीं से हो रहा है, दो आर्म में स्प्लिट हो जा रहा है। एक तरफ हमारा ये ग्रेजिंग फूड चेन चल रही है और इधर हमारा डेट्रिटस चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हर्बीवोर कंज्यूम करेंगे, प्रेडेटर्स रहेंगे मतलब कंज्यूमर्स, उसके बाद ये ग्रेजिंग फूड चेन ऐसे चलती है। यहाँ पर क्या है, पहले कंज्यूमर्स डेट्रिटस कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उसके बाद प्रेडेटर्स इसमें भी होंगे, डेट्रिटस फूड चेन में भी, और यहाँ से डेट्रिटस फूड चेन चलती है। और ये कनेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, कि कैसे जब इनकी डेथ होती है तब ये हमारा एनर्जी इसमें मतलब दोनों हमारे जो फूड चेन है वो कनेक्ट हो जाते हैं, और कैसे एक्सक्रीटरी मैटर से ये कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल को भी पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम जो हमारा यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।